क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें हम प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे और इसमें हमें टोटल 4 सवाल हल करने हैं। तो आइए पहला सवाल हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे पहले समीकरण तैयार करना है। ठीक, तो कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पे जो सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पे हमें समीकरण बनाना है और फिर जो अज्ञात हम मानेंगे x, y, z तो उसको हल कर लेना है। यानी यूँ कहें कि हमें समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल कर लेना है। ठीक है, तो आइए पहले आप इसको समझ लीजिए। पहला सवाल देखिए, आप इसको पहले समझ लीजिए। एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। देखिए यहाँ पे एक संख्या है, यानी यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया गया है, हम अपने से मान लेंगे। क्या मानेंगे हम, आप कोई भी मान सकते हैं, x, y, z। ठीक, तो हम मान लेते हैं x। एक संख्या के 8 गुने यानी 8x हो गया। अगर 10 गुना कहता तो 10x हो जाता। ठीक, 20 गुना कहता तो 20 गुना हो जाता। ठीक है, तो एक संख्या के 8 गुना यानी 8x में 4 जोड़िए, तो 4 हमने जोड़ दिया। ठीक, इक्वल कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। बस समीकरण बन गया और इस समीकरण को हल कर देना है तो x का मान आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, एक संख्या का 1/5, तो हमने संख्या मान लिया x का 1/5 यानी संख्या का 1/5 घटा 4 तो प्राप्त होता है 3। तो ये बन गया समीकरण। x का गुणा 1 के साथ x/5 - 4 = 3। ये समीकरण तैयार हो गया, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है, काफ़ी सरल है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं इसका पहला सवाल। एक संख्या के 8 गुने से, तो हमने पहले आपको लिखना है माना संख्या बराबर x, हमने x मान लिया। ठीक, तो अब प्रश्नानुसार क्या है, 8 गुने, तो हम लिखेंगे 8x + 4 कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। तो ये समीकरण हमारा बन गया। अब इस समीकरण को आइए हल कर लेते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे है 8x, तो इस 4 का पक्षांतर हम उस तरफ कर देते हैं, तो ये प्लस का है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8x = 60 तो पहले से है। ठीक, तो माइनस का 4, 8x = 60 में से 4 गए तो ये हमारा हो गया 56। x के साथ देखिए ये गुणा में है तो गुणा वाली संख्या चली जाती है भाग में, तो 56/8, तो 8 × 7 = 56। तो फाइनली x का मान निकल के आया हमारा 7 और ये रहा समीकरण। तो आपका 2 आंसर हो गया। पहला आंसर हो गया जो हमें समीकरण बनाना है, ये हो गया 8x + 4 = 60 और दूसरा है x का वैल्यू हो गया 7। ठीक, समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल देखिए, एक संख्या का 1/5, तो हमने अब की बार संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, तो संख्या y का 1/5 तो इंटू, देखिए का मतलब गुणा होता है, 1/5 घटा 4 घटा लेते हैं, कितना देता है, 3 प्राप्त होता है। अब थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, y का गुणा 1 के साथ, तो y/5 माइनस का 4 = 3। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। ठीक, तो आइए अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे है y/5, इस -4 को अब उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पहले से है 3, तो ये माइनस का गया उस तरफ तो हो गया प्लस का 4। तो यहाँ पे y/5, 4 और 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाग में है, तो भाग का पक्षांतर कैसे कहाँ होता है, गुणा में हो जाता है, तो हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए तो y बराबर, यहाँ पे 7 पहले से है, ये गुणा में आ गया, तो y का मान आ गया 7 × 5 = 35 लिख लेंगे। तो फाइनली हमारा y का वैल्यू आ गया 35 और ये हो गया आपका समीकरण। ये आपका 2 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समीकरण और ये y का मान 35। अब देखिए तीसरा सवाल, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ, तो किसी संख्या का 3/4, मान लीजिए हमने माना संख्या x, तो x का 3/4 3/4। ठीक है, उसमें 3 जोड़ दूँ, आइए 3 जोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है किस, 21। अब देखिए x का गुणा 3 के साथ, ये हो गया 3x/4 + का 3 =
21। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल भी कर लेते हैं। तो देखिए 3x बटे में 4, ठीक। हम इस +3 को उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पहले से 21 है तो ये गया -3 हो गया। 3x बटे में 4, 21 में से 3 गए तो कितना होगा, 21 में से 3 गए तो ये हो गया 18। अब 4 देखिए भाग में है, भाग का पक्षांतर गुणा में होता है, यहाँ पे 3x हो गया तो 18 गुणा 4 3x, 18 चौक 72, ठीक है। तो x का वैल्यू देखिए गुणा में है, गुणा का पक्षांतर भाग में 72 बटे यहाँ पे 3, कितने बार में 24, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला, पहला तो समीकरण हो गया और एक हो गया x का वैल्यू 24। देखिए यहाँ पे x के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे आपको नहीं घबराना है। y m n ये अल्फ़ाबेट का कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आपका ये आना चाहिए, समीकरण सही होना चाहिए और ये आंसर सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये C नंबर सवाल हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद D नंबर सवाल क्या है। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, तो हमने संख्या ले लिया x, तो x का दुगना कर देते हैं तो x हो गया। दुगने में से 11 को घटाया, 11 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो हमने 11 को घटा लिया तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। ये तो समीकरण बन गया, काफ़ी आसान है। तो ये हमने समीकरण तो पहला तैयार कर लिया, ठीक है। अब इस समीकरण को हल करते हैं। आइए, यहाँ पे है 2x, ठीक। तो इस -11 को हम उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। पहले से है 15, -11 गया तो उस तरफ +11 हो गया 2x, ठीक। 15 में 11 जोड़ देते हैं, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26। तो x का वैल्यू देखिए ये गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर भाग में 26 बटे 2 यानी 13। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, x का वैल्यू आ गया 13 और ये हो गया आपका समीकरण, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे x के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हैं, y m a b c कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए। 2x - 11 = 15 और x का वैल्यू 13। अब अगला सवाल देखिए क्या कहता है। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। कितने में से, 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उससे परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो देखिए, तो बोलता है सवाल, पहले वैसे हम करेंगे। 50 अभ्यास पुस्तिकाओं में संख्या किस, देखिए अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या में से तिगुने को घटाया तो हमने इसको घटा दिया 3x, ठीक है, ठीक है। तो 3x तो घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण हमारा बन गया, ठीक। अब इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, x का वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x, इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे है 8 तो ये रहा 8, तो हम इस 50 को उस तरफ भेज देते हैं। ये प्लस में है तो उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, ठीक। यहाँ पे है 3x। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 50 घटे या 50 में से 8 घटे तो कितना आ गया हमारा, 42। लेकिन कम से ज़्यादा घट रहा है तो ये हो गया माइनस का 42 हो गया। माइनस और माइनस कैंसिल आउट। x का वैल्यू देखिए ये गुणा में है तो सिर्फ पक्षांतर हो गया 42 बटे 3। तो ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 14 से 14 या 42, ये 14। तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 14, ठीक है। और ये हो गया आपका समीकरण, ठीक। ये आंसर में हो गया x बराबर 14। देखिए अगला सवाल है f, ठीक। तो यहाँ पे है इबन हक एक व्यक्ति है, एक संख्या सोचती है। देखिए जैसा बोला जाए आपको वैसा ही करना है। इबन हक एक संख्या सोचती है, जैसे कि उसने सोच लिया x, ठीक। वह उसमें 19 जोड़ती है। तो आइए हम 19 इसमें जोड़ देते हैं, x + 19 हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ को 19 योग को 5 से भाग देती है तो हम 5 से भाग दे देते हैं तो उसे 8 प्राप्त होता है, तो 8 प्राप्त हो गया। तो बस बन तो गया समीकरण, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए समीकरण को हल किया जाए,
यहाँ पे x प्लस 19, ठीक है, और बटे में क्या है 5 है। देखिए RH इसमें है 8, तो ये भाग में है 5, तो इस 5 को हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में चला जाएगा, तो हमने गुणा में कर लिया, ठीक है। तो x प्लस 19 8 5 40। अब x का वैल्यू निकालेंगे, प्लस में 19 है तो उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, ऋण में हो गया, तो 40 माइनस 19 कितने बचे हैं, ये हमारा 21 बचा, सिंपल तरीके से। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 21, ठीक है। तो 2 हमारा आंसर हुआ, ये हो गया समीकरण, ये हो गया x का वैल्यू। क्लियर हुआ। देखिए अगला सवाल है हमारा जी, ठीक। अनवर एक संख्या सोचता है, तो पहले आपको एक संख्या सोचनी है, जैसे कि हमने सोच लिया n, ठीक है, n हमने सोच लिया। यदि वह संख्या ये वाली, यदि वह, अब इसके बाद यदि वह इस संख्या के, यानी जो हमने सोचा n सोचा, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, तो इस संख्या के, ठीक, का मतलब गुणा संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, -7 निकाल दे, तो 23 बचता है, तो ये बन गया समीकरण। अब थोड़े से व्यवस्थित कर लेते हैं, इनका गुणा 5 के साथ कर लेंगे। अब ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये समीकरण बन चुका है। 5n/2 माइनस का 7 बराबर में 23, तो ये बन गया हमारा समीकरण। ये पहला आंसर हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए हल करना बेहद आसान है। यहाँ पे 5n/2, ठीक है। अब ये 7 को हम उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पहले से 23 है, ठीक है, माइनस का 7 उस तरफ गया तो प्लस का 7 हो गया, तो 5n/2 LHS में 23 और 7 हो गए 30, और यहाँ पे 5n, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5n और ये भाग में है, तो भाग की संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है, गुणा में होता है, हम सभी जानते हैं। तो 30 × 2, तो ये हो गया 5n, 30 दूनी 60, तो n का वैल्यू देखिए, ये गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में होता है, तो n हो गया 60/5, तो ये 12, 12 × 25 60, तो n का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 12, ठीक है। ये पहला आंसर, और ये आपका दूसरा आंसर, n का वैल्यू 12। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से, काफ़ी आसान ये प्रश्न है। लिखित को हल कीजिए। पहला है, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, ठीक, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, ठीक है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितना है, 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक इक्वल x, ठीक है, इसको x हम मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना 7 जमा है कौन, अधिकतम अंक। तो जब तक हमें न्यूनतम अंक मालूम नहीं रहेगा तब हम अधिकतम जो अंक का जो शर्त है वो कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि अधिकतम अंक का जो शर्त ही है कि प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना का 7 जमा 7 है, ठीक है। तो पहले मानना पड़ेगा न्यूनतम अंक बराबर x। आइए हम पहले मानते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले लिखना है, माना न्यूनतम अंक बराबर x। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या है, प्रश्नानुसार है अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना, तो हमने x माना, तो ये हो जाएगा दुगना, ठीक है, 7 जमा यानी 7, तो कितना है अधिकतम अंक, तो टोटल हो गए 87। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसके बाद इसको हल करना है। देखिए ये 2x इक्वल, यहाँ पे 87 पहले से है तो हम 7 को उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो ये ऋण में आ गया, तो 2x इक्वल 87 में से 7 गया तो 80 आ गया। x का वैल्यू देखिए, गुणा की संख्या का पक्षांतर भाग में 80/2 यानी 40, तो x का मान हमारा निकल के आ गया 40, यानी x क्या है, न्यूनतम अंक है, तो इसका मान निकल के आ गया 40, हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा देखिए, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा बी में क्या है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, हमें आधार कोण ज्ञात करना है नीचे वाले। तो याद कीजिए कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है।
तो ये भी बेहद आसान प्रश्न है। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। तो क्या है शर्त, शीर्ष कोण कितना है 40 अंश है, ये हो गया शीर्ष कोण, इसका हम रखते हैं 40 अंश, ठीक है। और ये हो गया आधार। देखिए समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर है, ये वाली और ये वाली आपस में क्या है, बराबर हैं। तो शीर्ष कोण 40 अंश हो गया, तो ये हमें ये दोनों आधार कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज का आधार कोण बराबर x, ठीक। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180, तीनों का योग होता है 180। एक तो हमें मालूम हो गया कितना है, ये 40 है। तो यहाँ पे कितना 2 रख दें कि ये 180 हो जाए। अगर यहाँ पे 70 रख दें, यहाँ पर भी 70 रख दें, यानी दोनों 70 हो जाएंगे। 70 और 70 140, 140 में 40 जोड़ दें तो 180 हो गया। तो हम यहीं से मालूम कर लिए कि ये 70 होगा, ये भी 70 होगा। समझ में आ गया। लेकिन इसको आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपको ये बातें लिखनी हैं। माना त्रिभुज का आधार कोण ये दोनों x मान लेते हैं, तो ये हो गया x, ये भी हो गया x, ठीक। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है 180 हमें लेना है, स्पष्ट कहा गया है, तीनों का योग होता है 180 अंश। अब देखिए तो प्रश्नानुसार देखिए 40, तो तीनों का योग हम कर लेते हैं 40, ये कितना है x है, ये कितना है, ये भी x है, इक्वल कितना हो गया 180 अंश, ठीक है। तो ये हो गया 40, x और x कितने x हो गए, 2x हो गए, इक्वल 180 अंश। अब यहाँ पे देखिए हम x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे हो गया 180, ये प्लस में है 40 तो उस तरफ भेज देते हैं, पक्षांतर हो गया तो यह घट गया 40। तो 2x इक्वल 180 में से 40 घटें तो कितने बचा हमारा, तो ये हमारा बचा 140, ठीक। अब यहाँ पे देखिए x के साथ 2 गुणा में है तो इसका पक्षांतर हो गया भाग में, 140/2 यानी 70, ठीक है, 70 अंश। तो x का वैल्यू आ गया 70। तो x हमने क्या माना, आधार कोण, ये दोनों x है, इसका मतलब ये भी 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। समझ में आ गया। तो हमारा x का मान आ गया, आपको लिखना है आधार कोण बराबर 70 अंश। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से आपको। देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3 यानी C। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, ठीक। तो उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन जो है दोहरे शतक से 2 कम है, तो प्रत्येक रन हमें ज्ञात करना है। देखिए काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे शर्त क्या है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, ठीक। राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। किसकी दुगनी है, तो सचिन द्वारा जो रन बनाए गए हैं वो राहुल द्वारा जो रन बनाए गए उसकी दुगनी है। तो पहले हमें राहुल का रन मानना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हम सचिन का रन पहले, उसके बाद हम यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। क्योंकि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या जो है राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, तो पहले हमें मानना पड़ेगा x राहुल द्वारा बनाए गए रनों का, ठीक है। तो आपको पहले ऐसे लिखना है, माना राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x, तो सचिन द्वारा जो रन बनाए गए हैं राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो राहुल ने बनाया x, तो सचिन का कितना हो जाएगा, 2x तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों को मिलकर बनाए गए कुल रन दोहरे शतक से 2 कम है। दोहरा शतक मतलब क्या होता है, 200। एक शतक मतलब होता है 100, ठीक है। 2 शतक मतलब 200 यानी 200 हो गया। तो दोनों को मिलकर यानी x + 2x बराबर दोहरे शतक से 2 कम है। दोहरा शतक हो गया 200, तो इससे 2 कम कर देते हैं तो 198 आ जाएगा, ठीक है। तो 198 आ जाएगा। तो ये बन गया समीकरण। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए x और 2x कितने x हो गए, 3x हो गए, यहाँ पे 198। x का वैल्यू हम निकालते हैं, ये गुणा में है तो उस तरफ पक्षांतर भाग में 198/3।
तो ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं? तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट होगा। देखिए 3 छक 18, ठीक है, लेकिन एक ज़्यादा हो गया, ये 19 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जिन्हें हासिल हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 3 छक 18 66। तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया कितना? 66। तो हमने क्या माना? राहुल का रन x माना, तो राहुल द्वारा रन बनाए गए, तो राहुल का जो रन होगा कितना होगा? 66। और सचिन का रन उससे क्या है? राहुल से दुगना है, ठीक। तो सचिन का जो रन होगा राहुल से 2 गुना 66, कितने हो गए? 6 दूनी 12, हासिलवान 6 दूनी 12, 1 13, 132 आंसर। पहला आंसर आपका 66, दूसरा 132। समझ में आ गया? तो इसके बाद देखिए इसके तीसरे खंड में 3 सवाल हैं, ये भी काफ़ी आसान है। पहला है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कच्चे हैं, ठीक है, उनके 5 गुने से 7 अधिक कच्चे। किसके पास? इरफान के पास, ठीक है। तो इरफान के पास 37 कच्चे हैं, तो परमीत के पास कितने कच्चे हो गए? देखिए प्रश्नानुसार क्या है, सबसे पहले हमें x किसको मानना है? इरफान कहता है कि उसके पास, ठीक, परमीत के पास जितने कच्चे हैं, तो परमीत का कच्चा हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो हमने x मान लिया। तो इरफान कहता है कि परमीत के जितने कच्चे हैं, यानी उसका तो कच्चा हो गया x, उसके 5 गुना यानी 5x, ठीक, 7 अधिक है, प्लस 7 उसमें जोड़ देंगे, इक्वल 37 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले परमीत के कच्चों की संख्या हमें माननी पड़ेगी x। तो प्रश्नानुसार परमीत, देखिए माना परमीत के पास x कच्चे हैं, तो प्रश्नानुसार इरफान कहता है कि परमीत के कच्चे से 5 गुना, ठीक है। तो 5x, 7 अधिक है, 7 अधिक है, कितने हो गए टोटल उसके पास कच्चे? 37, ठीक। तो आइए इसको अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 5x, यहाँ पे कितने हैं? 37, इस 7 को हम उस तरफ भेज देते हैं तो माइनस में आ जाएगा। तो 5x यहाँ पे हो गया 30। x का वैल्यू देखिए यहाँ पे गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में 6 बार में 5 6 के 30, तो x का मान आ गया 6। x हमने क्या माना? परमीत के पास कच्चे, तो परमीत के पास कितने कच्चे हो गए? 6 कच्चे हो गए। बस यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? देखिए इसका दूसरा सवाल, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु यानी इनके पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। पिता की आयु, तो लक्ष्मी की आयु क्या है? तो पहले हम मानेंगे लक्ष्मी की आयु x, क्योंकि लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु से ही 3 गुने से 4 अधिक है, ठीक है। तो पहले लक्ष्मी की आयु हमें मानना पड़ेगा x वर्ष, हो गया। तो प्रश्नानुसार आइए समीकरण तैयार करते हैं। प्रश्नानुसार उनके पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु यानी उनकी पिता की आयु देखिए क्या है? लक्ष्मी की आयु के तिगुनी, तो ये हो गया लक्ष्मी की आयु के तिगुनी यानी 3x प्लस 7 कितने अधिक है? तो आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, 3 गुने से हो गया तो 4 वर्ष अधिक है। और कितनी आयु है? 49 वर्ष। ये समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3x, यहाँ पे 4 का पक्षांतर हम उस तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पहले से 49 है, यहाँ पे 4 का पक्षांतर हो गया 3x। तो 49 में से जो हमारे 4 घटे तो कितने हो गए? ये हमारे हो गए 45, 45। तो x का वैल्यू देखिए ये गुणा में है 3, उस तरफ भाग में आ जाएगा 45/3, कितने बार में? 15 बार में। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? तो x का मान निकल के आ गया 15। तो x क्या है? x को हमने माना है लक्ष्मी की आयु, इसका मतलब लक्ष्मी की आयु कितनी हो गई? 15 वर्ष, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं इसका अगला सवाल तीसरा। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल देखते हैं। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग के कुछ पेड़ लगाए, ठीक, ध्यान से समझना है। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, जो कुछ पेड़ थे वो कैसे पेड़ थे? फलों वाले पेड़ थे, ठीक। तो उन पेड़ों की संख्या, जो फलों वाले पेड़ों थे, उन पेड़ों की संख्या जो फल नहीं थे, ठीक, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 2 अधिक थी।
यानी यहाँ पे स्पष्ट देखिए, यहाँ पे शर्त स्टार्ट हो गया। जो फल नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। तो जो शर्त है वो ना फल वाले पेड़ों की संख्या है, ठीक है। जो ना फल वाले पेड़ थे उनकी संख्या जो फल वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। इसका मतलब हमें फल वाले पेड़ों की संख्या x मानना पड़ेगा, तभी हम जो फल नहीं थे यानी बिना फल वाले पेड़ों की संख्या का हम यहाँ पे शर्त के अनुसार समीकरण तैयार करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि जो फल नहीं थे वो फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से यानी 3x + 2, और कितनी संख्या है ना फल वाले की 77। इससे समीकरण बन जाएगा 77, ठीक है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा फल वालों पेड़ों की संख्या बराबर x, ठीक है। आप प्रश्नानुसार देखिए, जो फल नहीं थे, जो फल नहीं थे यानी बिना पेड़ वाले यानी बिना फल वाले पेड़ों की संख्या, तो हमें लिखना पड़ेगा बिना फल वाले पेड़, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी है देखिए, फल वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक है। तो फल वालों पेड़ कितने हो गए हैं x, तो इसकी तिगुने से कितने अधिक है देखिए 2 अधिक है। और बिना फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी है 77 है, तो 77 हो गया। तो ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो 3x = यहाँ पे 77, ये प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस का 2, ठीक। तो 3x 77 में से 2 गए तो कितने हो गए 75 हो गया 75। तो x का वैल्यू आ गया, ये गुणा में है तो भाग में 3, कितने बार में जाएगा तो ये जाएगा आपका 25 बार में, ठीक है। 25 3 75, तो x का मान आ गया 25 यानी 25। तो हमने क्या माना, फल वाले पेड़ों की संख्या x माना, तो ये कितने हो गए 25 पेड़ हो गए। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ भी आ गया। और यहाँ पे बिना पेड़ों वाले की संख्या भी अगर हम ज्ञात करना चाहें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के स्थान में 25 रखेंगे, 25 3 75 और 2 77, देखिए यहाँ पे 77 तो है ही, ठीक। तो x का वैल्यू आ गया 75, यही आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है इस सेशन का, चौथा है, ध्यान से समझना है, ठीक। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 1 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक पर पहुँचने के लिए आपको अभी तक 40 चाहिए। तो बेहद आसान है। सबसे पहले देखिए क्या है, मैं एक संख्या हूँ, तो पहले आपको मानना पड़ेगा, तो संख्या बराबर हमने मान लिया, माना संख्या बराबर x, हमने x मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं है। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, यानी 7 बार हम इसको लेंगे, यानी इसको फिर 7 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए x + x + x + x 4 बार हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 + 1, तो ये 7 बार हमने ले लिया, ठीक है। तो कितने x हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 x हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x। समझ में आ गया। अब इसके बाद 7 बार हमने ले लिया तो 7x हो गया, और 1 50 जोड़ो, तो हमने इसमें 50 भी जोड़ दिया, ठीक है। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए, यानी तिहरा शतक हमने यहाँ पे ले लिया। तिहरा शतक मतलब 1 शतक 100, तिहरा शतक 300। एक तिहरे शतक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी इसमें आपको 40 चाहिए, तभी आप तिहरे शतक तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब अभी 40 इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तब हो गया आपका 300। तो समीकरण बन गया 7x + 50 + 40 बराबर में 300। तो ये हमारा समीकरण बन गया। तो इसको आइए हल कर लेते हैं, बेहद आसान है। देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे हो गया 7x, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 50 और 40 कितने हो गए, ये हो गया आपका 90 बराबर में 300। अब इस 90 को पक्षांतर उस तरफ कर देते हैं, यहाँ पे 7x बराबर, यहाँ पे पहले से 300 है, 90 को उस तरफ हम लोग भेज दिए तो माइनस में आ गया, प्लस का था, यहाँ पे 7x। अब देखिए 300 में से जब 90 घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 210, इतना ही तो बचेगा। अब x का मान हम निकालेंगे, x के साथ ये 7 कहाँ है, गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में,
ये 210 बटे में आ जाएगा 7, कितने बार में जाएगा, 3 7 21 यानी 30 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 30। तो हमने क्या माना, संख्या x, तो जो संख्या थी वो क्या थी, वो 30 थी। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समाप्त होता है आज का सेशन हमारा। धन्यवाद।